हेलो एवरीवन। स्टूडेंट आप लोगों के द्वारा मैसेज किया गया है कि शिप्रा मैम केवी पीजीटी और हमारे आगे जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनके लिए बैंकिंग में क्या क्या इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे और क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो स्टूडेंट देखिए, बैंकिंग में सारे ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, किसी भी टॉपिक को आप छांट नहीं सकते। खासकर जो मौद्रिक अर्थशास्त्र है या मुद्रा एवं बैंकिंग है उसमें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। ठीक है, इसलिए मैं अपने ऐप पर जितने भी कोर्सेज कराती हूँ उसमें मैं करंट अफेयर को ऐड ज़रूर करती हूँ। तो आप जो भी इसका करंट अफेयर है लाइक मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसी के जो अपडेट्स हैं उन सभी को आपको तैयार करके रखना है। और जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं आरबीआई के, वो सारे रिपोर्ट आपको आरबीआई के साइट पर मिल जाएंगे। आरबीआई का साइट मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, rbi.org, जिस पर बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, आई नो, क्योंकि रिपोर्ट्स बहुत ही लंबे होते हैं। उसमें से मेन पॉइंट्स आपको छांट के निकालना है। तो मेन इंपॉर्टेंट अभी क्या क्या चल रहा है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। दिस इज़ माई मोबाइल नंबर 8439066995 और ये मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, इस पर आपको केवीपीजीटी के कोर्स और केवीपीजीटी का टेस्ट सीरीज़ दोनों मैंने अपलोड किया है। साथ ही साथ यूजीसी नेट का कोर्स अभी जो आप लोग जून में एग्ज़ाम देने वाले हो उनके लिए भी लाइव चल रहा है। एंड यूजीसी नेट के लिए टेस्ट सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट की है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, धारा 45ZA, धारा 45ZA के तहत केंद्र सरकार आरबीआई के परामर्श से साल में कितनी बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कितने साल में एक बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित करती है। तो आपको पता है मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर मुद्रास्फीति बढ़ती जाएगी, कीमतें बढ़ती जाएंगी, तो हमारी इकोनॉमी में हमारे जो रुपये की वैल्यू है वो बहुत गिरेगी। अभी वर्ल्ड वाइड जो क्राइसिस चल रहा है, जो मंदी की बात की जा रही है, उसके पीछे भी यही कारण है। हर कंट्री जो है वो महंगाई को झेल रहा है। तो हमारे यहाँ 4+-2% मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो ये कुल मिलाकर के 5 साल में एक बार इस लक्ष्य को रखा जाता है। 5 ईयर्स में एक बार मॉनिटर किया जाता है कि भाई कितना होना चाहिए। जैसे अभी हमारे यहाँ 4+-2% चल रहा है और इस लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका, इन्फ्लेशन इससे बाहर जो क्रॉस कर गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए गए ग्रीन बॉन्ड की विशेषता क्या नहीं है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ग्रीन बॉन्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैं करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी में भी इसको पढ़ा रही हूँ कि ग्रीन बॉन्ड जारी कर रही है सरकार, इसकी नीलामी कराई जा रही है, ऑक्शन कराया जा रहा है। सरकार के एब्सेंस में इसकी नीलामी जो है आरबीआई कराती है और इन बॉन्ड से जो मिलने वाली इनकम है उस इनकम को यूज़ किया जाएगा उन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पर जो कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने का काम कर रही हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला जो ये दिया गया है कि नीलामी के माध्यम से जारी किया जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा, इससे प्राप्त आय को सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में लगाया जाएगा जो कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने में मदद करते हैं, ये भी सही है। इससे प्राप्त आय को बजट घाटे को कम करने के लिए लगाया जाएगा, ये गलत है क्योंकि इसका नाम है ग्रीन बॉन्ड, है ना। इसके पहले इलेक्टोरल बॉन्ड भी आया था, अभी ग्रीन बॉन्ड है, तो ये पक्का आने वाला है। एंड आप लोग कहते भी हो कि मैम आप जो गेस करके बताते हो वो एग्जाम में आते हैं, तो इट वॉज मोटिवेटिंग फॉर मी ऑल्सो। तो शायद ये भी आ जाए, शायद नहीं, इससे सवाल ज़रूर आएंगे। पर्यावरण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए। और पर्यावरण से रिलेटेड जैसे अभी जो कॉप की बैठक हुई थी, क्लाइमेट चेंज पर जो बैठक हुई थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ग्रीन बॉन्ड तो इम्पॉर्टेंट है ही। सेकेंडरी मार्केट में व्यापार के लिए पात्र होंगे, बिल्कुल सही। सेकेंडरी मार्केट मतलब हमारा स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पर इसकी ट्रेडिंग हो सकती है। तो इसमें गलत बस इतना ही है कि इससे प्राप्त होने वाली आय को बजट घाटे को कम करने के लिए नहीं लगाया जाएगा, है ना। तो आई होप ग्रीन बॉन्ड आपको समझ में आ गया। ग्रीन बॉन्ड जो है एक तरीके का बॉन्ड है। जब सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, सरकार बॉन्ड इशू करती है किसके, सरकार के बिहाफ में। अब सरकार तो बॉन्ड सेल नहीं करेगी, सरकार के बिहाफ में आरबीआई, क्योंकि आरबीआई क्या है, सरकार का बैंक है ना। तो आरबीआई इसकी ऑक्शन करती है। ऑक्शन करने के बाद सभी खरीदेंगे इसको, उससे जो इनकम आएगी उस इनकम को सरकार क्या करेगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पर खर्च करेगी, लेकिन सभी पर नहीं।
उन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे खर्च करेगी जो कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने में सहायता करते हैं। कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता मतलब क्लाइमेट चेंज ना हो, ज़्यादा प्रकृति को नुकसान ना हो, कार्बन एमिशन को रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 3, अगर बाजार में साख में कमी देखी जा रही है तो रिजर्व बैंक के द्वारा दरों में क्या परिवर्तन किया जाएगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। साख में कमी देखी जा रही है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो है लोन कम जा रहा है। लोन कम जा रहा है इसका मतलब कि लोन जो है वो महंगा है, और लोन महंगा क्यों है, क्योंकि दरें बढ़ी हुई हैं। तो पहला जो ऑप्शन है रेपो दर को बढ़ा दिया गया है, बिल्कुल सही है। बैंक दर को बढ़ा दिया गया है, बिल्कुल सही है। तीसरा, रिवर्स रेपो दर को घटा दिया गया है, ये गलत है। क्योंकि देखो रिवर्स रेपो को अगर हम घटाएंगे, रिवर्स रेपो क्या होता है, प्रलोभन की दर, है ना। अगर प्रलोभन की दर को घटा दिया जाएगा तो बैंक अपना जो अतिरिक्त जमा है वो आरबीआई के पास नहीं रखना चाहेगा। गॉट माय पॉइंट। अतिरिक्त जमा कोई भी बैंक आरबीआई के पास तब रखना चाहेगा जब आरबीआई उस पर उसको कुछ अच्छा खासा इंटरेस्ट दे रही है। अब जब इस दर को उसने घटा दिया है तो सभी बैंक अपने पैसे को अपने पास रखेंगे और खुद ही लोन देंगे, तो मार्केट में तो साख में वृद्धि देखी जानी चाहिए। तो ए और बी दोनों सही है और सी ऑप्शन जो है वो गलत है। जब व्यापार खाते में सरप्लस देखा जाता है तो मुद्रा पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो मैंने कहां से कहां जोड़ा है स्टूडेंट, यहां पर आपका है व्यापार खाता या ट्रेडिंग अकाउंट, और इसको मैंने जोड़ा है मनी सप्लाई से। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आप सरप्लस देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि निर्यात बढ़ा हुआ है, आयात कम है ना। मतलब हमें पेमेंट कम करना पड़ रहा है, हमें पेमेंट ज़्यादा मिल रही है। किस रूप में, डॉलर के रूप में, है ना। डॉलर के रूप में हमें पेमेंट मिल रही है, तो उस डॉलर को हम तो अपने पास नहीं रखेंगे, उस डॉलर को हम आरबीआई के पास देंगे और बदले में कैश लेंगे। और जैसे ही कैश आरबीआई के पास से मार्केट में आता है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है। खुले बाजार की क्रियाओं के संबंध में क्या सत्य नहीं है। तो देखो खुले बाजार की क्रियाएं जो है ये दीर्घकालिक उपकरण है, यहाँ प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री होती है, यह मुद्रा पूर्ति को भी प्रभावित करता है, लेकिन आरबीआई के द्वारा स्टेबलाइजेशन प्रक्रिया के लिए इसे प्रयोग नहीं किया जाता, ये गलत है। आरबीआई के द्वारा स्टेबलाइजेशन प्रक्रिया के लिए इसको यूज किया जाता है। स्टेबलाइजेशन प्रक्रिया क्या होती है, आरबीआई विदेशी मुद्रा के बाजार में कभी आरबीआई को डॉलर खरीदना पड़ता है, कभी आरबीआई को डॉलर बेचना पड़ता है। तो जब भी आरबीआई देखता है कि भाई डॉलर बहुत ज़्यादा आ गया है, डॉलर की पूर्ति बहुत ज़्यादा हो गई, मांग कम है, डॉलर का मूल्य गिर रहा है, रुपये का मूल्य बढ़ रहा है, रुपया महंगा हो रहा है, रुपया महंगा भी नहीं होना चाहिए हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, वो भी ठीक नहीं है। तो आरबीआई क्या करता है, जो सरप्लस डॉलर है मार्केट में उसको खरीदता है। अब जब आरबीआई डॉलर खरीद रहा है तो मार्केट में क्या फ्लोट करेगा, रुपया, है ना। तो रुपया अगर बाहर जा रहा है तो मनी सप्लाई बढ़ रही है। अब आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ने भी नहीं देना चाहता है, तो क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में साथ ही साथ ओपन मार्केट ऑपरेशन को भी काम में लाता है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई के द्वारा बिक्री की जाती है प्रतिभूतियों की। तो हम क्या करेंगे, हमारे हाथ में पैसे ज़्यादा आ गए थे तो अब हम आरबीआई का प्रतिभूति खरीदेंगे और पैसे आरबीआई के पास चले जाएंगे, तो स्टेबलाइजेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसका प्रयोग खुले बाजार की क्रियाओं में किया जाता है। सबसे बड़ी नीतिगत दर क्या है, तो ये सबसे बड़ी नीतिगत दर हमारी बैंक दर है। बढ़ते से घटते क्रम में लगाइए तो देखिए बैंक दर सबसे बड़ी होती है, उसके बाद रेपो दर है, तब रिवर्स रेपो दर है। तो यहां पर सी, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 8, रिजर्व बैंक के कार्यों में क्या नहीं है। तो देखो रिजर्व बैंक विकासात्मक भूमिका भी निभाता है, क्योंकि रिजर्व बैंक जो है वो क्या करता है, वो ऐसे लोन भी देता है जो कि विकास के लोन होते हैं। जैसे उसने जितने भी बैंक्स हैं उनको कह के रखा है कि आप लोग प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लोन दीजिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कीजिए, है ना। एजुकेशन का लोन दीजिए, एग्रीकल्चर के लिए लोन दीजिए, एक्सपोर्ट क्रेडिट पर लोन दीजिए। तो ये सारे लोन क्या है, विकास वाले लोन है ना, जिससे कि भारत का विकास होगा। तो विकासात्मक भूमिका निभाता है। मॉनेटरी अथॉरिटी भी है, मौद्रिक प्राधिकारी तो बिल्कुल है। मार्केट में कितना पैसा रहना चाहिए, मनी सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, आरबीआई। मुद्रा का जारी करता भी है। और क्रय शक्ति विनियामक डायरेक्ट क्रय शक्ति पर तो ये कंट्रोल नहीं करता, क्रय शक्ति पर डायरेक्ट कंट्रोल फिस्कल पॉलिसी से होता है और सरकार कर सकती है। क्रय शक्ति विनियामक ये डायरेक्ट नहीं है क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट के माध्यम से काम करता है, तो इसमें इसके कार्यों में ये नहीं है।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने आप लोगों को जो इम्पॉर्टेंट थे वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई। और अपने एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी मॉनेटरी एंड बैंकिंग में सबसे पहले तो उसका जो करंट पोर्शन है उसको तैयार कीजिए, खासकर जितने तरह के बॉन्ड इशू किए गए हैं उनका क्या काम है, बॉन्ड रेट और मार्केट के इंटरेस्ट रेट में क्या संबंध है, स्टेरलाइजेशन की प्रक्रिया, अभी मैंने जो सीधी प्रक्रिया बताई इसी को उल्टा भी कर करके लिखना है ना। अगर आरबीआई परचेज कर रहा है बॉन्ड, अगर ये डॉलर, अगर आरबीआई डॉलर को सेल करेगा तब क्या होगा, तब स्टेरलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे बनेगी, है ना। अब तो आप बना सकते हो आराम से। मैंने अभी आपको बताया कि वो क्रय कर रहा है, अगर आरबीआई विक्रय कर रहा है तब स्टेरलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे चलेगी। अगर सरप्लस देखा जा रहा है तो मनी सप्लाई बढ़ता है या घटता है, मैंने बताया। तो इसी तरह से डेफिसिट देखा जाएगा तो मुद्रापूर्ति पर क्या असर पड़ेगा, ये भी अभी आप कर लोगे, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग से सवाल आते ही आते हैं। जितने तरह के रेट्स हैं वो आपको आरबीआई के साइट पर मिल जाएंगे। एंड स्टूडेंट, इन दोनों कोर्सेज के जो आपका केवी का कोर्स है उसका भी मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज बनाया है, और जो आपका यूजीसी नेट का टेस्ट सीरीज है वो भी चल रहा है। एंड स्टूडेंट, मैं यहाँ पर बता देना चाहूँगी, आप सभी मैसेज करते हो कोर्सेज के रिगार्डिंग, तो देखिए स्टूडेंट, अनलिमिटेड वॉच मैं रखती हूँ। आप लोग पूछते हो मैम कितनी बार वीडियो देख सकते हैं, तो देखो टेस्ट सीरीज जो मैं बनाती हूँ मेरे द्वारा आपको मेरे हाथ से लिखे हुए क्वेश्चंस मिलेंगे, तो अनलिमिटेड वॉच है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और दूसरी बात स्टूडेंट, उसके साथ जो पीडीएफ है वो ऐप पर ही डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे ट्यूटर करते हैं कि भाई 1 से 2 बार ही आप टेस्ट सीरीज को कर सकते हो, लेकिन मैं टेस्ट सीरीज को अनलिमिटेड वॉच देती हूँ। दूसरी बात, मैं इस तरह से टेस्ट सीरीज नहीं लगाती। स्टूडेंट की क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका 4 ऑप्शन दिया है। मेरे टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर होता है। मैं पूरे क्वेश्चन को विश्लेषण के साथ, पूरा विश्लेषणात्मक क्वेश्चन में रखती हूँ, पूरे एनालिटिकल फॉर्म में, और उसमें आप लोगों की सबसे ज़्यादा स्कोर जिसके होते हैं उसको मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स से मैं एक सर्टिफिकेट भी प्रदान करती हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।